बहुत स्वागत है आपका। कुरुक्षेत्र 2024 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में जाति जनगणना कराई और आज आंकड़े भी जारी कर दिए। हम लगातार बात कर रहे हैं कि आंकड़े तो नीतीश कुमार ने जारी किए हैं, लेकिन क्या इससे नरेंद्र मोदी का काम आसान हो जाएगा? क्या 2024 में इसका सबसे ज्यादा फायदा नरेंद्र मोदी को ही मिलेगा? अगर बिहार में तीन बड़ी पार्टियों की बात करें तो बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के बीच अलग अलग जातियों का बंटवारा किस तरह हो सकता है, किस जाति का कितना वोट किस पार्टी को मिल सकता है, इसका भी एक सर्वे सामने आया है, एक आंकलन हमारे पास है, आपको बताते हैं। एनडीए से अगर नीतीश अलग हैं तो अभी जातियों का रुझान क्या है, मैं सज्जन जी और भावेश जी आपको स्क्रीन के पास बुलाना चाहूंगी। इस सर्वे के मुताबिक जातियों का बंटवारा कैसे हो रहा है, किसके खाते में कितनी जातियां जा रही हैं, सीएसडीएस का ये सर्वे है, आप इसको समझिए। दलित कुल आबादी है 19.65%। वोटों में बंटवारा होगा तो 44% इसका बीजेपी के खाते में जाएगा और 20% जेडीयू, आरजेडी के खाते में 12% है। ये तब का हम आपको बता रहे हैं जब एनडीए से अलग है नीतीश कुमार। यादव की बात करेंगे तो 14% यादव वोटर हैं, जिनमें से 19% बंटवारा हो रहा है। 19% बीजेपी के साथ जा सकते हैं, जेडीयू के साथ 8%, और इसका जो बड़ा हिस्सा है यानी 38% वो आरजेडी के साथ इंटैक्ट रहेगा। ओबीसी की बात करिए तो ओबीसी 36% हैं अभी के आंकड़ों के मुताबिक। बीजेपी के पास 49% जा सकता है, इसमें से जेडीयू के साथ 22% और आरजेडी के साथ 9% जा सकता है। सवर्ण 15% हैं, बीजेपी के साथ 51%, यानी आधे से ज्यादा बीजेपी के साथ जाएगा। 23% जेडीयू के साथ और आरजेडी के साथ 7%। मुसलमानों की अगर आप बात करेंगे तो इनकी कुल आबादी है 17.7%, जिसमें से बीजेपी को बहुत कम 9% वोट इनके मिल सकते हैं। जेडीयू के खाते में भी बहुत ज्यादा नहीं, 4% जा सकते हैं। आरजेडी के साथ जो एमवाई फैक्टर के साथ चलती है 44% जा सकते हैं मुस्लिम वोटर्स। ये सीएसडीएस का सर्वे बता रहा है। ये देखिए परंपरागत वोट है, इनके साथ ये जाते हैं, इसलिए इस लिहाज से इनको बांटा जा रहा है। दलित वोटर्स को आप देखेंगे तो 44% बीजेपी के साथ जाता है, जेडीयू का 20% मिलता है, आरजेडी को 12% मिलता है। ये अभी तक के वोटिंग ट्रेंड्स हैं, इस तरीके से ये लोग वोट करते हैं जातियों के हिसाब से। क्योंकि देखिए बिहार में अगर चुनाव हो रहा है वो जातियों के आधार पर नहीं होगा, जातियों को साध कर नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बिहार में चुनाव पूरी तरीके से जातियों पर डिपेंड होता है, इसलिए हर एक जाति को साधने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल करते हैं। अभी जब जातीय सर्वे सामने आ गया है, दलित, यादव, ओबीसी, सवर्ण और मुस्लिम की अलग अलग आबादी पता चल गई है, तो वोटिंग पैटर्न ये कह रहा है कि 44% बीजेपी के साथ रहता है दलित वोट, 20% जेडीयू के साथ रहता है, आरजेडी के साथ 12% रहता है। यादव की बात करेंगे तो 14% कुल आबादी है, 19%, यानी कि यादव वोट में थोड़ा बहुत बंटवारा होता है। 8% जेडीयू और एक अच्छा बड़ा हिस्सा जो है 38% वो आरजेडी के साथ रहता है। सज्जन जी, अभी जो हम ये तस्वीर देख रहे हैं, जो वोटिंग पैटर्न देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा नजर किस आपकी उसमें रहेगी? दलित, यादव, ओबीसी, सवर्ण, मुस्लिम? देखिए इसमें इस डेटा को देखिए तो सबसे स्पष्ट क्या है। आप आरजेडी में दलित और ओबीसी का शेयर देखें और क्लियरली ये दिखाता है आरजेडी को केवल 12% दलित वोट करता हुआ दिख रहा है, 12%। भाजपा में 44%, उसके बाद नीतीश कुमार। ओबीसी में देखें तो आधी आबादी जो ओबीसी की है वो बीजेपी की तरफ है। तो आप अभी जो जातिगत जनगणना जो बिहार में आया, उसके पीछे जो उद्देश्य था कि ध्रुवीकरण जो है वो ओबीसी, पिछड़ा, एससी, एसटी बनाम अपर कास्ट करके बीजेपी को दरकिनार किया जाए, तो आप देखेंगे ग्राउंड में ये चीज नजर आ नहीं रहा है। ज्यादातर दलित और पिछड़े अभी भी आरजेडी के पास जाने से हिचकिचा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि आरजेडी की छवि, जो खुद को अपने आप को सामाजिक न्याय और पिछड़ों की पार्टी बताती है, वो अभी भी दबंग, कानून और व्यवस्था के मामले में लचर और पिछड़ा और दलित विरोधी, इस तरह की छवि है। और बीजेपी को आप देखें तो ये जो तबका है जो इस बात से डरता है कि कहीं फिर से 90 का वो जंगल राज वाली जो मानसिकता है, वो जो दौर है, वो ना आ जाए, उस मनोविज्ञान से प्रभावित होकर एक ऐसी पार्टी की तरफ जा रहा है। बिना नीतीश कुमार के भी बीजेपी आधी से ज्यादा, और इन आधी से ज्यादा जो पिछड़े हैं, 50% पिछड़े ओबीसी जो बीजेपी की तरफ दिख रहे हैं, वो कौन पिछड़े हैं?
ये वो ओबीसीज हैं जो गांव में आप देख लें तो ये नाई होते हैं, हजाम होते हैं, बढ़ई होते हैं, जो काश्तकार कम्युनिटी होते हैं, जो कमजोर होते हैं संख्या की दृष्टि से, जो आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत नहीं होते हैं। आप पान की दुकान पे चले जाए, जो पनवारी हो गए, इन सब समाज के लोग हो गए, इनका जो बीजेपी में भरोसा है, ये अकेली जाति अपने आप में कमजोर है, लेकिन कुल मिला के ये आधी आबादी पिछड़ों की। तो बिहार में बीजेपी आज के दौर में पिछड़ों की सबसे बड़ी पार्टी है, दलितों की सबसे बड़ी पार्टी है, और सवर्ण तो इसके साथ है ही है। तो याद रखिए कि ये जो जनगणना जिसका प्रयास था कि हिंदुत्व से हटा के जातिगत आधार पे कर ले, अब ये बन क्या गया है, पिछड़ा बनाम पिछड़ा, दबंग पिछड़ा बनाम कमजोर पिछड़ा। और बीजेपी को सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि बीजेपी अब और सचेत हो जाएगी कि वो जो कमजोर पिछड़ों की, कमजोर दलितों की जो राजनीति करती है, अपर कास्ट तो उसके पास है, उसको और भी एग्रेसिवली करे। और जैसा कि कहा गया कि सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समुदाय से आते हैं, तो यादव की जगह एक दूसरे पिछड़े को दे। तो ये सर्वे बिल्कुल दिखाता है कि आरजेडी में दलितों का और पिछड़ों का सबसे कम विश्वास है। देवेंद्र, जाति तो गिन ली नीतीश कुमार ने, और जाति गिन के वो जो करना चाहते थे उस एक्सपेरिमेंट में वो सफल हो पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाले चुनाव बताएंगे। लेकिन वोटों की गिनती तो इस आधार पर अब बीजेपी ने भी शुरू कर दी होगी, क्योंकि अब तो क्लियर कट एक आंकड़ा उन्हें मिल गया कि कितने उनके पास वोटर्स हैं, कितने उनसे छिटकेंगे, कितने उनके पास रहेंगे। और प्राची, दो चीज़, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं इस सर्वे की बात करूं तो जो नीचे वाला डाटा दिख रहा है ना, ये रॉकेट साइंस से कम नहीं है। ये समझना कि मुस्लिम 9% बीजेपी को दे रहे हैं और 4% जेडीयू को दे रहे हैं। ये डाटा न जाने कहाँ से आया होगा, और सीएसडीएस ने पता नहीं किन लोगों से बात करके डाटा तैयार किया हो गया होगा। 9 वोट भी बीजेपी को नहीं मिलता होगा वहाँ पे, मुसलमानों की बात करें तो। दूसरी चीज़ की बीजेपी की रणनीति की बात करें प्राची, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्हें इसका इंतजार नहीं था। हालांकि इस प्रस्ताव की अगर आप बात करें तो ये प्रस्ताव जब बीजेपी सरकार में थी नीतीश कुमार के साथ तभी आया था, लेकिन बीजेपी को बखूबी मालूम है, और जैसा कि सुबह में हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो कास्ट का डाटा आया है कम से कम राजनीतिक दलों के लिए किसी सरप्राइज के तौर पर नहीं है। ये डाटा सिर्फ इस लिहाज से लेकर आया गया है ताकि एक नैरेटिव बने कास्ट का, वो नैरेटिव ताकि आरक्षण की आग को आप फिर से लेकर जा सकें। 2015 में जेडीयू और आरजेडी की जो रणनीति थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पूरी तरह से उसी के इर्द गिर्द बुनने की कोशिश है, और बीजेपी को बखूबी मालूम है ये। और इस लिहाज से सम्राट चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे सिलेक्शन करना अपने आप में एक बड़ा कार्ड था, और ऐसा लग रहा है कम से कम कुशवाहा वोट के लिहाज से अगर आप बात करें तो वो सक्सेसफुल होते दिख रहे हैं। आपको दूसरा फर्क नजर आएगा, जैसे ऑलरेडी चिराग पासवान इन हैं, मांझी की अगर बात करें तो जितना मांझी मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर मुसहर जो वोटर हैं सिर्फ 2 पॉकेट में हैं। उन 2 पॉकेट की अगर बात करें तो एक गया वाला जो संसदीय क्षेत्र आता है और दूसरा जमुई वाला जो इलाका है आसपास, वहाँ पे मुसहर वोटर हैं। वहाँ पर हरी माझी जैसे नेता ऑलरेडी बीजेपी के पास हैं, जो कि बहुत ग्राउंड पर काम करते हैं, रात दिन उन माझी वोटर्स के साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पर भी बीजेपी को कोई समस्या नहीं होने जा रही है। पासवान ऑलरेडी उनके साथ हैं। मल्लाह, केवट, इस तरह की जो जातियाँ हैं वहाँ पर आमतौर पर आपको एक धारणा सुनाई देगी परसेप्शन के हिसाब से कि जो सैनी है, मुकेश सैनी, वो इन 10 जातियों के कुनबे को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। उस हकीकत में जैसे गंगोटा, इस तरह की जो जातियां हैं वो इन मल्लाहों के साथ नहीं जाती, उनका अलग पैटर्न रहता है वोटिंग करने का, और वहाँ पर भी बीजेपी ने अपना काम शुरू किया है। सबसे ज़्यादा फर्क आपको नजर आएगा टिकट सिलेक्शन में। हर एक संसदीय क्षेत्र के हिसाब से टिकट का सिलेक्शन करना, वो इन दोनों ही गठबंधन के लिहाज से, मतलब एनडीए गठबंधन की बात कर लें या अपोजिशन की बात कर लें, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन प्राचीन सारी चीज़ों को बात करने के साथ साथ एक चीज़ तय मानिए कि बीजेपी को पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा और गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है कास्ट कॉम्बिनेशन के लिहाज से, वो बिहार नहीं है। बिल्कुल, इसके लिए अपनी तैयारी बीजेपी ने जरूर शुरू कर दी है। ओबीसी के आंकड़े की तरफ हर्षवर्धन जी अगर ध्यान दें तो 36% ओबीसी है, जिसमें से 49% बीजेपी को मिलता है। तो क्या ये इसी का नतीजा है कि आप ओबीसी लीडर्स की अगर बात करेंगे, जैसा राहुल गांधी बयान देते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े नेता हैं जो देश की बागडोर संभाल रहे हैं। क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलता है ग्राउंड पर? नहीं, निश्चित तौर पर मिलता है। और देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ों पर बहुत जोर था। यानी जब राजनीतिक परिदृश्य में नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो स्थापना प्रबल हो गई, यानी कोई गुंजाइश नहीं रह गई। अब उनको साफ साफ दिख रहा है कि हमारे बीच का एक व्यक्ति वहां प्रधानमंत्री। एक और क्लासिफिकेशन मुझे लगता है कि साफ होना चाहिए, जब हम ओबीसी और ईबीसी कहते हैं तो ये कोई नीतीश कुमार के दिमाग की उपज नहीं थी, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है जो पिछड़ों में अति पिछड़े की बात करते हैं।
और अभी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वकर्मा योजना की बात करें तो इसको फर्क कैसे करेंगे ये थोड़ा समझना चाहिए। पिछड़ा मतलब जिसको हम ओबीसी जातियां कहते हैं, बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, वो खेतीहर समाज है, वो पशु रखता है, यानी उसके पास उसकी वजह से जो गुंजाइश होती है, उसकी वजह से उसकी दबंगई होती है, उसकी वजह से उसको एक तरह से कहेंगे जो उसका काम कर। दूसरा क्या है जिसको हम एक्सट्रीमली बैकवर्ड कह रहे हैं, जिसको हम विश्वकर्मा योजना में देखते हैं, वो क्या है, उसके पास एक औजार है, उस औजार के जरिए कोई स्किल सेट है जिससे वो काम करता है। और सबसे ज्यादा अगर शहरीकरण और उदारीकरण की मार पड़ी है तो किसके ऊपर पड़ी है, उसके ऊपर जो इन जातियों में शामिल था। विश्वकर्मा योजना सीधे सीधे उन्हीं जातियों को टारगेट करके लाई गई है। नरेंद्र मोदी ओवरऑल पिछड़ों के एक अम्ब्रेला लीडर के तौर पर दिखते हैं, उस अम्ब्रेला के नीचे वो जातियां जो छूटी हुई दिखती हैं उनका हाथ पकड़ के लाने की कोशिश है। यही वजह है कि 50% के आसपास ओबीसी वोटर वो बीजेपी के साथ खड़ा दिखता है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री जब से विश्वकर्मा योजना का ऐलान हुआ है तब से इन जातियों का नाम लेते भी हैं और ये बताते भी हैं कि इन जातियों को कितना सशक्त हम लोग कर रहे हैं, इन योजनाओं का कितना फायदा पहुंचता है बीजेपी को ग्राउंड पर वोटों के लिहाज से, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं शेड्यूल कास्ट की। बिहार में शेड्यूल कास्ट का ये जो आंकड़ा है ये क्या कह रहा है, क्या कहती है आबादी, किस तरीके से होता है बंटवारा। तो आप ऐसे समझिए, जाति मोची की अगर आप बात करेंगे तो इनकी आबादी है 5.2% और ये वोटर किसका है, एनडीए का। पासवान की आप बात करेंगे तो इनकी आबादी है 5.31% वोटर एनडीए के हैं। मुजहर की बात करेंगे तो 3.08% इनकी आबादी है, ये भी एनडीए के वोटर हैं। पासी की बात करेंगे तो इनकी आबादी है 0.98%, ये भी एनडीए के वोटर हैं। अब इसे ऐसे समझिए कि 44% दलित एनडीए को वोट करता है, 32% दलित जेडीयू आरजेडी के वोटर हैं। इस तरीके से दलित वोटर्स का बंटवारा होता है। इसी कॉम्बिनेशन का जिक्र जब से कास्ट सेंसस आया है, इसी कॉम्बिनेशन का जिक्र नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, मनोज झा भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं और राहुल गांधी भी इसी कॉम्बिनेशन का जिक्र करते हुए वही बयान दे रहे हैं जो उन्होंने सदन के अंदर दिया था, जिसमें वो तमाम ओबीसी सेक्रेटरीज का जिक्र करते हैं। अब भावेश, ये एससी की अगर हम बात करें, शेड्यूल कास्ट की हम बात करें, 44% अगर बीजेपी को वोट मिलता है इनका, ये अभी जो छोटी छोटी जातियां हैं इसमें पासवान की आप बात करेंगे तो चिराग पासवान हैं, आप मुसर की बात करेंगे तो यहाँ पर जीतन राम मांझी हैं, ये जो लीडर हैं छोटे छोटे अपनी अपनी जातियों के, ये मदद करते हैं एनडीए को। देखिए, मैं इस डेटा से ज़्यादा सहमत नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा डेटा तो है नहीं, लेकिन बिहार में जो दलितों का जो है वो 3 ब्लॉक में होता है, वाल्मीकि, मुसहर और पासवान का एक मुस्त बीजेपी और उनके अलायंस को जाता रहा है। जो वाल्मीकि समाज है उसका जो एक अधिकतर वोट मायावती को जाता था पहले, कुछ दिनों पहले। तब मायावती जब से कमजोर है, उनका डिवीजन लालू की पार्टी और बीजेपी में हुई है। तो एकमुश्त जो दलितों का जो वोट कहेंगे तो लगभग 44%, लगभग 60% के आसपास बीजेपी को वहाँ पे मिलता आया है। बीजेपी या पूरे एनडीए कहें तो उनको मिलता आया है। तो इस डेटा से मैं ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। दूसरा ये है, जो पूरा जो एक्सरसाइज है वो करने के लिए जो नीतीश कुमार जो करें, एक तरह का आप देखिए उनके पास अब खोने के लिए तो ज़्यादा कुछ है नहीं। जेडीयू पहले नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। एक संभावना ये भी है कि उनके पास जो 16 जो एमपी हैं, शायद वो 16 एमपी 16 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पे भी अभी डाउट है। तो अब देखने की बात ये है कि इस पूरे एक्सरसाइज को करने के बाद वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन क्या इस तरह कर पाएंगे क्या। जैसे अभी मैंने आपको एक डाटा दिया कि लगभग 29% जो एमएलए हैं वो सिर्फ इन दोनों कास्ट से आते हैं, कुर्मी और यादव से। तो ये सब जब आप पूरे इस जितना आपने एक्सरसाइज किया उस सबको जब एकोमोडेट करोगे तो फिर आपके जो कोर वोटर है वो भी तो छिटकेंगे। एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है, जो बीजेपी की जो राजनीति है वो मंडल, जो नीतीश कुमार सोचते हैं जो बिहार की या जो देश की राजनीति है वो 90s के टाइम में ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीजेपी की जो राजनीति है ओबीसी को लेके वो मंडल 2.0 है। जैसे कि हमने अभी बात किया, मंडल 2.0 में सिर्फ ओबीसी की बात नहीं करते, तो ओबीसी के जो दबंग है उसको छोड़ के वो राजनीति करते हैं, उसमें वो रिप्रेजेंटेटिव भी देते हैं। और एक वर्ग उसका एक लाभार्थी वर्ग भी है जिसको फ्री में गैस सिलेंडर मिला, फ्री में घर मिला, वो क्यों नीतीश कुमार के पास जाएंगे बिना कुछ ये कहे कि हमने कास्ट सेंसस करवा दिया, तुम्हारी 60% के आसपास आबादी है, वो क्यों जाएंगे उनके पास। तो एक तो इस एक्सरसाइज को करने के पीछे
जो भी उनका जो 2024 को लेके जो भी उनका है, ये यहाँ पे एक तरह का एक खोखला साबित हो सकता है इस वजह से कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। बिहार में है कि आप क्या देने वाले हो? बिहार में क्या इस अनुपात में आप क्या सरकारी नौकरी देने वाले? कहाँ है आपके पास सरकारी नौकरी? बिहार में आप क्या करने वाले हो जो इस सेंसस करवाने के बाद आपको पॉलिटिकल और इलेक्टोरल फायदा मिलेगा? कौन किसको क्या देता है? अब देखिए, जातिगत जनगणना सामने आ गई तो किसकी कितनी भागीदारी, इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट आने के बाद जिसकी जितनी आबादी उसे उस हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, ये बयान नेताओं के आ रहे हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी होगी उतनी हिस्सेदारी की मांग तो स्वाभाविक है। ये पहले से ही एक्सपेक्टेड था, यानी जो संख्या है उसके बारे में अनुमान तो सबको था। अब वो ऑफिशियल हो गया तो आप जब उसके सामने तस्वीर आएगी कि हमारी आबादी इतनी है और हमको हिस्सा जो है, जो भी साधन है उपलब्ध, उसमें हमको इतना ही हिस्सा मिल रहा है, और जिनकी संख्या इतनी है कम, वो जो है किस साधन पर कब्जा किए हुए हैं कि भाई हम इतने हैं और हमको हमारे हाथ में यही है, और देखिए इतनी छोटी आबादी है, उसका क्या हालत है। देखिए, आरजेडी इस तरीके से बयान दे रही है और नीतीश कुमार जो कि बिहार के सीएम हैं, जानकारी मिल रही है कि उन्होंने कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। यानी अब कास्ट सेंसस के आंकड़े तो सामने आ गए हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट इसका लेवल है, जो इसका नेक्स्ट कदम है, वो आरक्षण हो सकता है। विजय त्रिवेदी जी, क्या अगला कदम इसका आरक्षण ही है? क्या आरक्षण की आग एक बार फिर से देश में लगाई जाएगी? नहीं, वो नैरेटिव बनाने की कोशिश ही ये उसी की एक्सरसाइज है। लेकिन मैं अभी शिवानंद जी को सुन रहा था तो मुझे समझ नहीं आया कि वो किस रेफरेंस में कह रहे हैं। असली लड़ाई वो है जो वो कह रहे हैं, जो आरजेडी ने जो कब्जा कर रखा है ओबीसी के सबसे बड़े हिस्से पर, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, आरजेडी और जेडीयू ने, तो वही तो लड़ाई है। और ये जो कास्ट सेंसस आया, इससे ये लड़ाई बढ़ेगी। तो शायद उनको नहीं समझ आ रही है वो किस रेफरेंस में कह रहे हैं, क्योंकि उनका हिस्सा कम होने वाला है इस सब से। और दूसरी बात, जो बीजेपी की बात हम कर रहे हैं, जो अभी हमने सीएसडीएस का भी सर्वे देखा, उस सर्वे को मैं लोकसभा के हिसाब से ठीक मानता हूँ। लोकसभा में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका जो पूरे एक्सरसाइज है, उसकी वजह से ये सर्वे आपको ठीक लगता है कि ओबीसी और दलित जो है या पिछड़े जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन यदि बिहार विधानसभा के चुनाव हो तो आप इस रेफरेंस के साथ या इस फिगर के साथ नहीं जा सकते। उस समय कास्ट कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा असर डालेगा कि वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है, और उस पर चर्चा होनी चाहिए। विश्वकर्मा योजना का जो बड़ा काम किया ना, ये भी समझने की बात है, जो त्रिपाठी जी ने भी जिक्र किया, कि ओबीसी में ईबीसी का जो मसला है, अति पिछड़े का, वही तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है पिछड़ों को लेकर। आरजेडी और जेडीयू तो ओबीसी की पॉलिटिक्स को करते रहे, उसमें से ईबीसी को निकालकर भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिक्स की। और जो विश्वकर्मा योजना है, उससे पहले प्रधानमंत्री ने एक काम किया, इस सरकार ने रोहिणी कमीशन बनाया और उसने कहा कि ओबीसी में कौन सी जातियां हैं, कौन सी कम्युनिटीज हैं जिनको कोई फायदा नहीं हो रहा। वो 936 जातियां हैं, उन 936 जातियों को सेग्रीगेट किया गया है। और वो रिपोर्ट जब संसद में पेश होगी तो आपको ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी कि ओबीसी में किन जातियों ने अब तक सबसे ज़्यादा फायदा उठाया, उसका फायदा उठा रहे हैं। और कामगार और खेतिहर का जो डिफरेंस हमने बताया, तो कामगार पर सारा फोकस करके विश्वकर्मा योजना का जो एग्जीक्यूशन है वो किया गया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इसे लोकसभा के रेफरेंस से समझना ठीक है। और जो देवेंद्र जी ने भी कहा, मुस्लिम्स का तो मुझे नहीं लगता कि 9% मुस्लिम्स कहाँ से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में। वो मान लें कि दे रहे हैं, लेकिन नीतीश जी को उससे आधे से भी कम लोग दे रहे हैं। और ये तो और असंभव है कि मुस्लिम जो है 4% जेडीयू को दे और उनको नहीं दे। और इसलिए मुझे ओबीसी में भी लग रहा है कि जो ओबीसी है वो आरजेडी को नहीं देंगे वोट। अभी मुझे इसकी संभावना कम लगती है। देखो, देखिए, यादव को हमने अलग किया था, 38% यादव का आंकड़ा दिखाया था, जिसमें 18% कांग्रेस का भी जोड़ लें तो ये 56% हो जाता है। अगर ये टोटल आंकड़ा आप महागठबंधन का देखेंगे तो 56% हो जाता है यादव वोट बैंक का। हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी एक्सरसाइज प्राची नैरेटिव बनाने की है कि वो ये करना चाहते हैं कि बीजेपी को पुश करें कि भाई बीजेपी जो है जातिगत जनगणना के खिलाफ है। ये नैरेटिव बनाने की पूरी एक्सरसाइज है, इसके अलावा कुछ बड़ा बिल्कुल। देखिए, अगला कदम उठा लिया है ना नीतीश ने, कल 9 दलों की मीटिंग बुलाई है। क्या बिहार में नया खेल आरक्षण का होगा? इस तरह के बयानों का जो रिएक्शन है
वो अब लगातार सामने आ रहा है, ऐसे बयान अब लगातार सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार बैठक बुला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अब अगला कदम यानी जो नेक्स्ट लेवल है इस कास्ट सेंसस का, वो कल देखने को मिलेगा। देवेंद्र, इसके लिए बीजेपी ने क्या तैयारी की है? इस चुनौती के लिए बीजेपी कितनी तैयार है? विपक्ष तो घेरता है इस मसले पर हमेशा। और बिल्कुल प्राची, इसमें कोई दो राय नहीं कि आरक्षण का नैरेटिव एक बार फिर से अपोजिशन उठाएगा। बीजेपी को ये बखूबी मालूम है और वो एक चिंता की बात होती ही है। 2015 के चुनाव में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव में एकदम से एक नैरेटिव चलाया कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, बीजेपी आरक्षण की विरोधी है, क्योंकि संघ प्रमुख का एक बयान आ गया था और उस बयान को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हुए नैरेटिव चलाया गया। चुनाव में नतीजे में दिखा कि किस प्रकार से बीजेपी को उसका नुकसान उठाना पड़ा था, तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एकदम से चरम पे थी। तो और मुझे बहुत सारे उस समय बीजेपी के वर्कर प्राची ये कहते हुए मिले थे कि क्या अगर हम लोगों की सरकार आ जाएगी तो हमारी सरकार आरक्षण खत्म कर देगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि बीजेपी का वोटर भी अगर इस बात को कह रहा है तो वो कितना ग्राउंड तक पहुंचा हुआ था। एक बार फिर से नीतीश कुमार की कोशिश वही होगी, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की अगर रणनीति देखें, इन लोगों ने पूरे एक नैरेटिव को बुन रखा है इस गिर्द कि जानबूझकर अपोजिशन इस काम को कर रहा है। हम जो काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि, जो शख्सियत, दुनिया में जो उनका नाम है, वो बहुत नीचे तक इस बात को लेकर जाया गया है कि देखिए चांद तक पीएम मोदी ने वहाँ पे पहुँचा दिया, दुनिया के सारे देश आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झुक रहे हैं। इन सारे नैरेटिव को बीजेपी ने ऑलरेडी काफ़ी ग्राउंड तक पहुँचाया है। दूसरी चीज़, बिहार में बीजेपी ने इस काम को किया है कि नीतीश कुमार के बारे में आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह जो बयान देते हैं कि नीतीश कुमार अब भूलने लगे हैं, उनकी याददाश्त नहीं होती, इस चीज़ को बहुत बखूबी बीजेपी ने नीचे तक पहुंचाया है ताकि नीतीश कुमार के पक्ष में जो ईबीसी वोटर हैं उनको भी आसानी से अपने साथ खींचा जा सके। बीजेपी की एक बड़ी समस्या को राहत मिलते दिखेगी आपको बिहार में। बीएसपी भी, जो हमारे सोर्सेज हैं, वो बताते हैं कि अपने कैंडिडेट देने जा रही है और अभी भी जैसा कि भावेश जी कह रहे थे कि बीएसपी का फर्स्ट चॉइस होता था, अभी भी होगा वही। अगर बीएसपी का कैंडिडेट है तो फर्स्ट चॉइस उनका वही होगा, मोची कम्युनिटी जो है। दूसरा चॉइस उनका रहता है माले का, जो कि गठबंधन के पक्ष में है, क्योंकि माले उनके साथ है। खासतौर पर अगर पॉकेट के हिसाब से अगर बात करें तो सारण प्रमंडल की बात कर रहे हैं, भोजपुर आरा वाले जोन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे माले अगर साथ है तो वो एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। इन सारी चीज़ों को काउंटर करने पर बीजेपी काम कर रही है। बिल्कुल। और देखिए, इसके अलावा जो नजरें टिकी हुई हैं वो मुस्लिम वोटर्स को लेकर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि ये जो कास्ट सेंसस आया है इसमें मुसलमानों की गिनती तो हुई है, लेकिन उन्हें भी अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। उनकी भी जो जनगणना हुई है वो सवर्ण, ओबीसी के आधार पर की गई है। उनकी संख्या क्या है और वो वोटर्स किस तरफ जाते हैं, क्या वोटिंग पैटर्न है, बीजेपी की कैसे इन पर निगाहें बनी हुई है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया टीवी। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। कास्ट सेंसस को लेकर लगातार चर्चा जारी है। एक एक जाति का वोटिंग पैटर्न भी हम आपको बता रहे हैं और क्या है जातिगत समीकरण, ये भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं मुसलमानों की, बात कर लेते हैं मुस्लिम आबादी की। इस कास्ट सेंसस में मुस्लिम आबादी को लेकर जो बातें निकल कर आई हैं वो ये दो कैटेगरी में बांटा गया है। सवर्ण मुसलमान की हम सबसे पहले बात करते हैं। बिहार में 17.7% मुस्लिम हैं, जिसमें सवर्ण मुस्लिम का जो शेयर है वो है 6.44। सवर्ण मुस्लिम किसको वोट देता है तो आरजेडी के साथ जाता है इनका वोटिंग पैटर्न। शेख है 3.82%, सैयद है 1.87%, पठान है 0.75%। और इन तीनों का वोटिंग पैटर्न ये बताता है कि ये आरजेडी के साथ जाते हैं। जो एक एमवाई फैक्टर, जो एक एमवाई समीकरण आरजेडी के साथ काम करता है, उसमें ये महत्वपूर्ण कड़ी। सवर्ण मुस्लिम में कोई बंटवारा नहीं, कोई आप ये नहीं कह सकते सेंधमारी हो जाएगी, क्योंकि ये एक मुश्त आरजेडी की तरफ जाते हैं। इनकी जो आबादी है, शेख हैं 3.82, सैयद हैं 1.87, पठान 0.75। ये वोटर आरजेडी के साथ हैं। ये जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं सज्जन जी, इसमें कोई फेरबदल की गुंजाइश है, कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं है। और ये भी एक देखिए बड़ा ही, आप जब भी फील्ड में जाएं तो बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि ओवैसी आएंगे वो फैक्टर काम करेगा। निश्चित तौर पे विधानसभा चुनाव में सीमांचल में हुआ, बट आज की तारीख में जो मुस्लिम वोटर है वो कंसोलिडेटेड है। भाजपा के विरोध में कोई फेरबदल नहीं होगा। ये जो मुस्लिम तबका है जो आप दिखा रहे हैं, केवल सवर्ण ही नहीं, बाद में आप पिछड़े और पसमंदा मुसलमानों का भी देखेंगे, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। ये एक कंसोलिडेटेड ब्लॉक है गठबंधन के फेवर में।
सवर्ण मुस्लिम के बाद हम पसमानदा मुसलमानों की बात कर लेते हैं। वो पसमानदा मुसलमान जिस पर इस वक्त बीजेपी की नजरें हैं। बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रही है और इस कास्ट सेंसस में पसमानदा मुसलमान कितने हैं ये एक मोटा मोटा आंकड़ा बीजेपी के सामने आ चुका है। अंसारी 3.54, चीक 0.03, डफाली 0.05%, पमरिया 0.04, कुंजरा 1.39%, चूड़ीहार 0.15%, धोबी 0.31%। ये कैटेगरी बांटी गई है और इस हिसाब से इनकी आबादी है। मलिक हैं 0.08%, दुनिया 1.42, ठकुराई 0.11, नट 0.04, भाट 0.06% वोटर बनाया जाए। कुछ परसेंट वोट तो कम से कम इन वोटर्स में से अपने पाले में लाया जाए। विजय जी, कितना कामयाब हो पाएगी बीजेपी इन पसमानदा मुसलमानों को रिझाने में? देखिए, मुसलमानों में सवर्ण और पसमानदा जो है डिवीजन उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में तो समझ में आता है, लेकिन पॉलिटिकल यदि डिवीजन देखेंगे तो पॉलिटिकल डिवीजन कोई नहीं है। और उसे मैं बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू की तरफ से नहीं देखता, सिर्फ वो एंटी बीजेपी वोट के तौर पर देखना चाहिए आपको उसको। और 95%, 98%, मतलब ये नहीं कह रहा कि 100% मुस्लिम्स जो है वो बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन कुछ परसेंट वोट मुस्लिम का मिल सकता है। इसको दूसरे तरीके से भी देखें कि पसमानदा को रुझाने की, पास लाने की कोशिश प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स देखें तो यदि जितना फ़ायदा पसमानदा मुसलमानों के भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई देने में होगा, उससे ज़्यादा नुकसान उनकी पॉलिटिक्स को हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उससे नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा टोटल उनको नहीं हो रहा। वो तो पार्टी की कोशिश ये होती है कि वो पोलराइज रखे और एंटी मुस्लिम ब्लॉक जो है वो जितना भी वोट दे रहा है वो ठीक है, लेकिन उसकी इमेज एंटी बीजेपी ब्लॉक के तौर पर रहनी चाहिए। जितना एंटी बीजेपी स्ट्रॉन्ग पोलराइज वोट रहता है उतना फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। और उसका नतीजा आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में जो माइनॉरिटी डोमिनेंस वाली सीट्स थी वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम इसी वजह से बदल गया, क्योंकि जहाँ पर भी माइनॉरिटी वोट का डोमिनेंस होगी, मतलब ज़्यादा वोट होगा, 30% होगा, 35% होगा, 40% होगा, वहाँ वो अपने वोट को पोलराइज करने में ज़्यादा सफल होती है। इसलिए उसको डिफ्यूज करने से पार्टी को नुकसान होता है। लेकिन एक इमेज के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की इमेज के लिए ज़रूरी होता है कि मुसलमानों के साथ खड़ी दिखाई दे। और ये साफ है, इसमें दो चीज़ों को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी और सरसंघ चालक बार बार मुसलमानों के साथ देने की बात कर रहे हैं, तो वो उसका मतलब है एक माहौल में, एक समाज में बराबरी बनी रहे और कोई विशियसनेस उस तरह से दिखाई नहीं दे। जो आरोप सबसे ज्यादा विपक्ष मौजूदा सरकार पर लगाता है, नफरत फैलाने का आरोप लगाता है। लेकिन जब ये आंकड़े सामने आ गए हैं तो उस पर पहला रिएक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया है। उन्होंने ग्वालियर की रैली में कहा है कि कांग्रेस पहले भी जातियों के नाम पर बांटती थी और आज भी बांट रही है। जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। वो तब भी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का गौरवगान करते थे, आज भी वही करने में वो अपना भविष्य देखते हैं। इसलिए उनको देश का गौरवगान पसंद नहीं आता। तो ये पहला रिएक्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो ग्वालियर पहुंचे हुए हैं। ग्वालियर में चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया है। कास्ट सेंसस उससे पहले दोपहर 1 बजे आ चुका है। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए, बिना आप कह सकते हैं कि बिहार का जिक्र किए हुए, कांग्रेस को जरूर इसमें शामिल किया है और कहा है कि कांग्रेस पहले भी जातियों में बांटती थी और आज भी जातियों में बांट रही है। ये कितना स्ट्रांग नैरेटिव है देवेंद्र, और इसे कितना स्ट्रांगली ग्राउंड पर बीजेपी पहुंचाने में कामयाब रहेगी कि ये सिर्फ बांटने के लिए है और इसमें कोई मंशा नहीं है विपक्ष? अपरा जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटी चीज़ मैं आपको जोड़ दूं। जिस पसमानदा पे आप बात कर रही थी, फर्स्ट चॉइस तो उनका आरजेडी है ही, लेकिन
पर्टिकुलरली पसमानदा की बात करें तो उनका फर्स्ट लव का आप कह सकती हैं नीतीश कुमार के लिहाज से। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के भीतर भी आरजेडी से अलग होने के बाद एक कोशिश की थी उसमें डिवाइड करने की कि पसमानदा उनके साथ जाएं, और पसमानदा समाज के जिन्होंने पसमानदा पे बहुत काम भी किया, अली अनवर अंसारी, उनको 2 बार राज्यसभा भेजा गया था। मकसद यही था। आता पसमानदा का कार्यक्रम भी पटना गांधी मैदान में हर साल कराया जाता था, बड़ा कार्यक्रम होता था जिसमें नीतीश कुमार खुद जाते थे। तो उनकी ये कोशिश उस समय से रही है और आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की इस कोशिश का कोई बहुत नतीजा निकलना नहीं है। जातियों के नैरेटिव को काउंटर करना, इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनाव जाति पे ना जाए, इसके लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। और जब जाति पे ना जाए की बात हम लोग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी जातिगत समीकरण नहीं साधती है। नैरेटिव में वो नहीं जाना चाहिए। नैरेटिव यही जाना चाहिए कि राष्ट्रीयता, देशभक्ति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का कामकाज कैसा रहा है, या राष्ट्र में कल्याणकारी योजनाओं में केंद्र सरकार ने कैसे काम किया है। और ये विडंबना भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से बात करें, कल मुझे कोई डॉक्टर बता रहे थे कि आयुष्मान भारत के सबसे ज़्यादा कार्ड जो आते हैं उनके पास, उसमें से मुस्लिम पेशेंट के होते हैं। बावजूद इसके वोटिंग का जब मसला आता है तो वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। केंद्र सरकार की कोई भी योजना हो तो वहाँ पर वो लोग लाभान्वित होते हैं, लेकिन वोटिंग वो नहीं दिखेगा। ऐसे में बीजेपी पूरा नैरेटिव लेके जाना चाहेगी इसी चीज़ पे कि कल्याणकारी योजनाएं, गरीब समर्थक सरकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि को अच्छा किया जाता है, और इसमें पूरा संगठन काम करेगा। अगर इक्वेशन पे चला गया, जातिगत समीकरण पे चुनाव चला गया, नैरेटिव उस पर चला गया, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। बिल्कुल, एक नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही है हर्षवर्धन जी, लेकिन दो लोकसभा चुनाव के लिहाज से ही आज हम इस कास्ट सेंसस को समझ रहे हैं, क्योंकि बिहार में वही चुनाव पहले होने हैं। अभी भी अगर कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सवाल लेकर जाया जाए और उसे ओबीसी से जोड़कर देखा जाए तो बड़े नेता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। तो जवाब क्या मिलेगा? उनके सामने कौन है टक्कर में? नहीं प्राची, मैं मतलब चाहूँगा कि जो राहुल गांधी जी का उनकी जो पोस्ट है वो बार बार देश के लोगों को पढ़ाई सुनाई जाए। वो कह रहे हैं कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहाँ ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% है। सवाल ये है कि क्या हिंदू मुसलमान बटा है या ओबीसी एससी एसटी और अनरिजर्व बटा है? इसका मतलब ये कि कांग्रेस उस वाले नैरेटिव को ओन कर रही है जो तमिलनाडु से चलता है, जिसमें उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि सनातन का समूल नाश कर देना है। हम एंटी ब्राह्मणवाद कर रहे हैं, ये अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आंकड़ा 84% का नहीं है। या तो हिंदू है या फिर अलग अलग जातियां हैं। तो जातियां जब वो कहते हैं तो ओबीसी एससी और एसटी जोड़ते हैं, तो ओबीसी जब वो कह रहे हैं तो क्या ईबीसी को छोड़ दे रहे हैं? मुझे लगता है कि राहुल गांधी की इस राजनीति को देश को समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी जब कहते हैं, और ये फर्क भी आ जाता है, नरेंद्र मोदी जब कहते हैं तो 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से और आज 2023 तक उनकी स्कीम्स किसको फोकस कर रही हैं, किसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जब राहुल गांधी के परिवार के 3 प्रधानमंत्री और एक उनकी माताजी सुपर प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, तो उस दौरान किसको लाभ मिल रहा है? मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा नैरेटिव होगा 2024 के चुनाव में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी चीज को छोड़ते नहीं। आज ही की रैली में उन्होंने जो हेड ऑन लिया है, क्योंकि जातीय जनगणना के बाद जो अलायंस है, जो गठबंधन है विपक्षी, उसको लगता है कि भाजपा इस पर बात नहीं करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एंटी सनातन वाला मसला है, ये जो हिंदू छोड़ देने वाला मसला है, इस पर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होगी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव और उसके बाद राम मंदिर लोकार्पण होगा, ये नैरेटिव देश में ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो ये जो कांग्रेस की तरफ से या विपक्षी दलों की तरफ से भावेशी मुद्दे दिए गए, ये सबसे बड़े की पॉइंट बन सकते हैं क्या बीजेपी के लिहाज से? क्योंकि उन्हें अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे को नहीं छोड़ना है अगर जातियों को काउंटर करना है तो। उसका एक ताजा उदाहरण आज ही हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मुस्लिमों का वोट हमें अगले 10 साल तक नहीं चाहिए। आपके पास लौटूंगी मैं, सज्जन जी के पास जरा जा रही हूँ। सज्जन जी, ये पूरे जो कास्ट सेंसस आया है, तमाम जातियों की, उसकी आबादी की हमने चर्चा कर ली। आपके लिहाज से क्या सरप्राइजिंग पॉइंट रहा इस कास्ट सेंसस में? किसकी आबादी घटी, किसकी बढ़ी? क्या टॉकिंग पॉइंट हो सकता है? क्योंकि मुस्लिम और हिंदू को लेकर तो कहा जा रहा है कि भाई 1% हिंदुओं की घट गई और मुस्लिमों के 1% बढ़ गई। देखिए, इसमें एक चीज़ क्लियरली है कि सवर्णों की जो आबादी है लगभग 3% घटी है बिहार में। पुराना जो 1931 का सेंसस है 14 से ये 10-11% के बीच में आया है। मुसलमानों की 1% आबादी बढ़ गई है, 2011 की तुलना में भी बढ़ी है। उसके बाद से आप देखें तो यादव जो कम्युनिटी है उनकी भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें जो अति पिछड़े हैं, अत्यंत पिछड़े, जिन्हें अभी तक 32% माना जा रहा था, वो 36% निकल के आ रहे हैं।
तो आप निश्चित तौर पे देखें कि जो इसमें सबसे बड़ा जो सबटेक्स्ट है, जो सामने अभी नहीं आ रहा है लेकिन आने वाले समय में आएगा, कि पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा जब एक फॉल्ट लाइन क्रिएट होगा, जब वो जातियां जो कमजोर हैं, जो काश्तकार हैं, जब वो अपना हिस्सा मांगेंगी, तो उसमें सबसे उनकी दोहरी लड़ाई है। पहली लड़ाई तो होगी सवर्ण बनाम पिछड़ा, लेकिन उससे भी ज्यादा जो बहुत ज्यादा लड़ाई होने वाली है वो होगी कि पिछड़ों के खांचे में अति पिछड़े जो 36% है, जिसमें लगभग 3-4% का इजाफा है, जो अभी तक का कैलकुलेशन था, उसमें है कि पिछड़े जो हैं थोड़े दरकिनार हो सकते हैं। अभी तक का जो रिकॉर्ड है, अनुभव में आप देखिए, नैरेटिव बनाना एक अलग बात है, लेकिन अनुभव में बीजेपी प्रतिनिधित्व में अति पिछड़ों की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में है। तो नैरेटिव में क्या होगा, बीजेपी दोहरी चाल चलेगी कि प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा अति पिछड़ों को देगी, बहुत ज्यादा पिछड़ों को देगी, लेकिन नैरेटिव उनका हिंदुत्व का होगा। तो इसलिए जमीन पे जब कोई एक पिछड़ा या अति पिछड़ा होगा, वो देखेगा कि भाजपा से जो विधायक है या प्रतिनिधि है वो हमारे समाज का ज्यादा है, लेकिन जो मुद्दा चुनाव का है वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप कांग्रेस और आरजेडी की देखें तो दबंग जातियों का या ओबीसी का एक्सक्लूजन हुआ है, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन कम रहेगा लेकिन मुद्दा जाति का रहेगा। तो ये नैरेटिव लोगों के, खासकर पिछड़े और दलितों का जो अनुभव है उससे ज्यादा वो आत्मसात नहीं होगा। देखिए, अत्यंत पिछड़ा बिहार ओबीसी स्टेट लोहिया पॉलिटिक्स के जमाने से बन गया था, लेकिन अब ये ईबीसी स्टेट बनने जा रहा है। ये फ्यूचर है बिहार का, और ये भाजपा के पक्ष में इसलिए होगा क्योंकि ऑलरेडी भाजपा ईबीसी की, अति पिछड़ों की, कमजोर पिछड़ों की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा के लिहाज से तो इसे समझ लिया, लेकिन विजय जी से विपक्ष के लिहाज से कैसे समझें इस कास्ट सेंसस को? विपक्ष की अब क्या उम्मीदें इस पर टिकी हुई हैं, और खासकर नीतीश कुमार के लिहाज से समझाइए इस सेंसस को। देखिए, नैरेटिव की ये सारी लड़ाई है। विपक्ष को, पूरे विपक्ष को, जो इंडिया गठबंधन भी जिसे हम चर्चा कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी भी, उनको समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुत्व के नैरेटिव पर या डेवलपमेंट के नैरेटिव पर भी, जिसको प्रधानमंत्री बार बार जिक्र करते हैं, उस पर नहीं लड़ा जा सकता, उस पर वो उनके साथ हेड ऑन नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कास्ट सेंसस की बार बार बात हो रही है, बार बार ईबीसी की बात हो रही है, ओबीसी की बात हो रही है। कास्ट सेंसस का एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, और कास्ट सेंसस का नैरेटिव जो अभी इन्होंने नीतीश कुमार जी ने आज जो जारी किया है, उसको अब वो पूरे देश में ले जाएंगे। जहाँ जहाँ मुझे लगता है नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ पर वो कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके कास्ट सेंसस के मुद्दे को उठाया जाए। और कुछ सरकारें, जैसे अशोक गहलोत थे, अब तो दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे, तो क्या आएंगी नहीं आएगी, लेकिन अन्य राज्यों में जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स है, वहाँ पर भी कास्ट सेंसस लाया जाए और एक नैरेटिव खड़ा किया जाए। केवल नैरेटिव ये कि बीजेपी जाति के खिलाफ है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हमेशा, और नैरेटिव जो है ना, प्रैक्टिकल जमीन से नहीं लड़े जाते, नैरेटिव को नैरेटिव से लड़ा जाता है, और वो हेड ऑन से लड़ा जाता है। आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि समय समाप्त हो गया, लेकिन देखिए, लड़ाई जो है वो नैरेटिव की है। कौन कितना बड़ा नैरेटिव बनाएगा, वही वोटर्स के दिलों में जाएगा, वही वोटर्स को लुभा पाएगा। इसे देखकर ये जरूर कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।